चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज लास्ट क्लास में हमने बेसिकली क्लासिफिकेशन देखा था, फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन 3 भागों में देखा था, एक स्केलर, एक वेक्टर और एक टेंसर, और थोड़ी थोड़ी उनके बारे में बेसिक जानकारियाँ भी हमने सीखी। ठीक है, आज हम पूरे के पूरे वेक्टर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आइए, तो वेक्टर के बारे में मैंने आप लोग को समझाया था, जैसा कि क्या क्या होता है, क्या नहीं है, कैसा है। ठीक है, चलिए आइए, आज हम बात करने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम आज आपको डील करने जा रहे हैं, हम आपको सिखाने जा रहे हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, सबसे पहली चीज, अगर अपन को कोई भी वेक्टर रिप्रेजेंट करनी है, हमको अगर कोई भी वेक्टर रिप्रेजेंट करनी है तो हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं। ओके, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं। वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स स्मॉल भी हो सकते हैं, कैपिटल भी हो सकते हैं, ठीक बात। स्मॉल भी हो सकते हैं, कैपिटल भी हो सकते हैं, ठीक बात है ना। कभी कभी हम लोग ग्रीक लेटर्स भी यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर लेते हैं। स्मॉल यूज़ करना है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, मेनी मोर एक्सेट्रा। अच्छा, कैपिटल यूज़ करते समय ज़रूरी नहीं है कि आप लगाएं, आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन कैपिटल यूज़ करते समय हमें उन लेटर्स को बोल्ड लेटर्स में लिखना ज़रूरी है। अगर हम एरो नहीं लगा रहे हैं तो वेक्टर में, अगर नोटेशन के ऊपर में एरो नहीं लगा रहे हैं तो इसी लेटर को हमें बोल्ड लिखना होगा, इसी लेटर को हमें बोल्ड लिखना होगा। बोल्ड का मतलब समझते हैं ना, डार्क बोल्ड लेटर में उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कभी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने हैं तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हो, ग्रीक लेटर्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, छोटी सी बात है, समझनी जरूरी है। तीसरा, जो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर जो होता है वो दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? दो तरीके का होता है। ठीक है, वो दो तरीके क्या होता है? एक होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा होता है बेटा न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन दो टाइप के हो गए, एक हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक हो गया न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन। अब आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, जरा देखते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है जरा देखते हैं, है ना। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वेक्टर आपको ऐसे प्लॉट दिखेंगे, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, है ना। ऐसा आपको एरो के रूप में दिखाई देगा, है ना। इस तरीके से आपको वेक्टर्स नोट होते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा इनके ऊपर और प्रकाश डालते हैं, ये चीज़ें क्या है समझते हैं बात को, है ना। वेक्टर्स को ग्राफिकली जब हम डिनोट करते हैं तो हम एरो के जरिए डिनोट करते हैं ना। हम क्या वेक्टर को ऐसे डिनोट करते हैं क्या, इस तरीके से एरो बनाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, हम जो वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं वो ऐसा करते हैं। समझ आ रहा है बात? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से करते समय, एरो हेड के साथ इस समय करते समय हमारे पास दो पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट जो हमारा होता है वो इनिशियल पॉइंट कहलाता है। कौन सा पॉइंट कहलाता है? इनिशियल। एक जो पॉइंट हमारा होता है वो कौन सा पॉइंट कहलाता है? इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट, एक जो पॉइंट है हमारा वो कौन सा पॉइंट कहलाता है? इनिशियल पॉइंट। और एक और जो हमारे पास पॉइंट होता है वो कौन सा पॉइंट कहलाता है हमारे पास? फाइनल पॉइंट। ओके, तो हमारे पास दो पॉइंट है। ठीक है, हम बिना सांस लिए एक लाइन खींचते हैं, कहाँ से कहाँ की ओर? इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की ओर हम बिना सांस लिए एक एरो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जो ये एरो हम इस तरीके से खींचते हैं, वही एरो, उसमें दो चीज़ें होती है, एक होता है टेल जो कि अपने इनिशियल पॉइंट पर होता है, और एक होता है हेड जो हमारे कहाँ होता है? फाइनल पॉइंट पे होता है। इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर को डिनोट करते हैं, लेकिन डिनोट करते समय चीज़ ध्यान रखनी है कि लाइन में बिल्कुल भी किसी प्रकार का कर्व या जर्किंग नहीं होगी। तो बेसिकली इस तरीके से वेक्टर को डिनोट किया जाता है ग्राफिकली। ठीक बात है। अब क्या होता है कि इस एरो के द्वारा डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट होती है, और डायरेक्शन कैसी होती है? इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ओके, और मैग्नीट्यूड भी रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट होता है? लेंथ ऑफ एरो या तीर जो है ना, लेंथ ऑफ एरो या तीर की जो लंबाई है वो स्ट्रेंथ ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? स्ट्रेंथ ऑफ वेक्टर।
स्ट्रेंथ ऑफ वेक्टर यानी कि वेक्टर की मजबूती, यानी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है क्या, है ना, बात समझना है क्या ये, है ना, बात समझना, क्या ये लेंथ कभी निगेटिव हो सकती है, बिल्कुल नहीं, इसलिए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कभी निगेटिव नहीं होता। वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये लेंथ कभी निगेटिव नहीं हो सकती, सो दैट्स वाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी कभी निगेटिव नहीं हो सकता, है ना। डायरेक्शन के कारण चीज़ें पॉजिटिव निगेटिव होती है। तो वेक्टर मे बी पॉजिटिव, मे बी निगेटिव, मे बी जीरो, बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कांट बी निगेटिव, इट्स जीरो आर पॉजिटिव। तो ये बेसिक चीज़ मैंने आपको जो समझाई मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग को तकलीफ ना हो, है ना। तो वेक्टर्स मे बी पॉजिटिव, निगेटिव आर जीरो। वेक्टर जो हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, बट वेक्टर मैग्नीट्यूड, वेक्टर मैग्नीट्यूड कांट बी निगेटिव, ओके, कांट बी निगेटिव, ये कभी भी निगेटिव नहीं होता। कारण अभी बताया ना आपको, क्या ये लंबाई कभी भी निगेटिव हो सकती है, नहीं, ये तो एक लेंथ है, लेंथ कैसे निगेटिव होगी। सो दैट्स वाई द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कांट बी निगेटिव, यानी कि लेंथ ऑफ एरो कांट बी निगेटिव। बट वेक्टर में डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव निगेटिव डायरेक्शन कहीं भी हो जा सकता है, कहीं भी वो ट्रेवल कर सकता है। सो दैट्स वाई वेक्टर फॉर्म ऑफ वेक्टर वे भी पॉजिटिव, निगेटिव आर जीरो। तो ये बहुत बेसिक चीज़ थी जिसको समझना था, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आ गए अपन लोग, अपन ने यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ सीखी कि अपने वेक्टर का जितना ज़्यादा लेंथ होगा उसकी स्ट्रेंथ भी उतनी ज़्यादा होगी। सपोज कि मुझे बोला गया कि ये कोई वेक्टर ए है ना, ये कोई वेक्टर ए है, मुझे कोई वेक्टर बी ड्रॉ करना है जिसका मैग्नीट्यूड ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए है ना। तो क्या मैं इतना ही बड़ा एरो ड्रॉ कर दूँ, क्या मैं इतना ही बड़ा एरो ड्रॉ कर दूँ, क्या इतने बड़े ही एरो से मेरा काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपको बोला गया है कि आपको क्या करना है, ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए करना है। ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए करना है मतलब इसके लेंथ का दोगुना लेंथ आपको चाहिए। तो डायरेक्शन को बिना बदले, किसको बिना बदले, डायरेक्शन को बिना बदले आपको एक ट्वाइस ऑफ लेंथ की वेक्टर लगेगी। तो अगर ये मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर का है तो ये जो आपने ड्रॉ किया है वो कितने सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर का है। तो ये बहुत बेसिक जानकारियां हैं जो कि हमको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज आपको बोला गया कि बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 वेक्टर ऑफ 2a, है ना, 2 ऑफ वेक्टर ए। तो ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड किया, ऊपर के डायरेक्शन चेंज किया हूं, बिल्कुल नहीं। जो डायरेक्शन में वेक्टर ए जा रहा था उसी डायरेक्शन में आपके वेक्टर बी को भी जाना होगा। तो बेसिकली क्या चेंज हुआ बेटा, क्या चेंज हुआ, लेंथ चेंज हुआ, एरो चेंज हुआ, एरो की लंबाई बढ़ गई। अगर उसी प्रकार मुझे बोला जाता कि वेक्टर बी इज माइनस टाइम्स ऑफ वेक्टर 2, है ना, तो ये -2a हो जाता। तो क्या करते हम लोग, क्या एरो अभी भी उधर ही रहता, नहीं, बिल्कुल नहीं, एरो अब जो होता वो इधर आ जाता। तो इस जगह पे आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते इस तरीके से। तो ये बेसिकली अब आपका इनिशियल पॉइंट इधर हो गया, है ना, और फाइनल पॉइंट आपका इधर हो गया। यस, बहुत बेसिक चीज़ें से आपको बताना शुरू करूंगा, जोड़ना शुरू करूंगा, तो बहुत ज़रूरी है ये छोटी छोटी चीज़ें क्लियर होनी, है ना। तो बी वेक्टर इज ऑफ -2a वेक्टर बोला तो मेरे क्या चेंज हो गया, मेरा एरो हेड चेंज हो गया, एरो का हेड चेंज हो गया, एरो का जो हेड है वो जस्ट अपोजिट हो चुका है। बात समझिएगा यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बेसिकली इन वेक्टर्स के बारे में अभी मैं क्लासीफाई करके बताऊंगा भी आपको कि किसे पैरेलल वेक्टर, किसे एंटी पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। बाकी अभी मेरा वो उद्देश्य नहीं है, जो मेरा उद्देश्य था वो ये था कि मैं आपको छोटी छोटी चीज़ों से अवगत कराऊँ। तो बेसिकली इतनी चीज़ें अपन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए आनी चाहिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए इतनी चीज़ें आनी चाहिए। क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, कभी भी एरो ऐसा नहीं बनाते हैं, वेक्टर एरो ऐसा नहीं बनाते हैं। वेक्टर एरो ऐसा बनाते हैं, उसमें 2 चीज़ें होती है, एक इनिशियल पॉइंट होता है, एक फाइनल पॉइंट होता है, एक टेल कहलाता है, एक हेड कहलाता है। डायरेक्शन उसकी कैसे आती है, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट आती है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, लेंथ ऑफ एरो, है ना, लेंथ ऑफ एरो जो है वो मैग्नीट्यूड बताता है। या उसी चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ वेक्टर की, उसका स्ट्रेंथ कितना है ना। इसी लेंथ के कारण वो कभी भी निगेटिव मैग्नीट्यूड नहीं कैरी कर सकती, क्योंकि लेंथ विल नॉट बी निगेटिव, है ना। ये जो लेंथ है वो निगेटिव नहीं हो सकती। हाँ, वेक्टर मे बी पॉजिटिव, मे बी निगेटिव, मे बी जीरो बिकॉज ऑफ डायरेक्शन, लेकिन वेक्टर मैग्नीट्यूड कांट बी निगेटिव। ठीक, अच्छा, अगर अपन ने 1 सेंटीमीटर की यहाँ पे एक वेक्टर बनाई है, अगर अपन को 2 सेंटीमीटर की बनानी होगी, यानी ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड की वेक्टर बनानी होगी, तो अपन को ये लेंथ अगर 1 सेंटीमीटर माने तो कितने सेंटीमीटर की चाहिए,
2 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ये हो गया 2a वेक्टर। अच्छा, अगर मुझे बी वेक्टर इज इक्वल्स टू -2a वेक्टर करना है तो मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, मेरे एरो हेड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के ऊपर। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्लियर होनी चाहिए। अब आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन पे। ओके, ठीक, नोट डाउन। चलिए, तो बेसिकली न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है ना। तो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में आते हैं हम लोग। तो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में अपन को बेसिकली 3 तरीके से रिप्रेजेंटेशन देखने मिलेगा। ठीक है, हमें वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा देखने मिलेगा, है ना, हमें वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा देखने मिलेगा, है ना, हमें वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा देखने मिलेगा, इस तरीके से देखने मिलेगा, है ना। यहां अगर आप ध्यान देंगे फर्स्ट में, तो मैंने सिर्फ एक डायमेंशन का यूज किया है, यानी कि ये 1 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है ना, ये 1 डायमेंशनल न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है। यहां देखिए आप, तो यहां आपको समझ में आएगा मैंने 2 डायमेंशनल यूज किया है ना, 2 डायमेंशनल यूज किया है। यहां देखिएगा आप, तो यहां पर यही चीज आपको कैसे दिखाई देगी, 3 डायमेंशनल, है ना। तो मैंने बेसिकली आपको एक छोटी सी चीज समझाई कि न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन आपकी 3 डायमेंशंस में आपको दिखाई देगी, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। मैं किसी प्रकार के घटिया वर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, विच इज मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन। कुछ बेवकूफ इतने बेवकूफ होते हैं कि हर जगह कुछ देखा नहीं कि 1 डायमेंशनल मोशन, 1 2 डायमेंशनल मोशन, बात ही नहीं चल रही मोशन की, मोशन पढ़ा ही नहीं रहा हूं मैं, मोशन वर्ड का जिक्र कर ही नहीं रहा हूं मैं क्या जिक्र कर रहा हूं इस चीज को समझे। मैं ये चीज कह रहा हूं कि अगर मैथमेटिक्स में वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो 3 तरीके से हम कर सकते हैं न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, एक 1 डायमेंशनल न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, एक 2 डायमेंशनल वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, एक 3 डायमेंशनल वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो ये छोटी सी चीज़ है, इसको समझिए, हम कहीं में अभी फिजिक्स डाल ही नहीं रहे, हम जो बातें कर रहे हैं वो पूरा मैथमेटिकल बातें हैं। चलिए आइए, तो बेसिकली 1 डायमेंशनल न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, 2 डायमेंशनल न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, 3 डायमेंशनल न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, कुछ इस तरीके से हम चीज़ें करते हैं। ठीक बात है। अब बात समझिए क्या बता रहा हूँ। तो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन के भी अपने क्लासिफिकेशन है ना, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के भी अपने क्लासिफिकेशन है। अब इसके क्लासिफिकेशन क्या है सर, है ना, तो इसके 2 क्लासिफिकेशन है न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के, है ना। ये आपका पोलर फॉर्म है और ये आपका कार्टेशियन फॉर्म है। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में आपको नंबर्स दिखाई देंगे, है ना, कार्टेशियन फॉर्म में आपको नंबर दिखाई देंगे, पोलर फॉर्म में आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी कॉस और साइन के फॉर्म में। ठीक है, तो ये बेसिक है, इस चीज़ को समझिए। तो बेसिकली एक कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर होता है, एक पोलर फॉर्म ऑफ वेक्टर होता है ना, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन करते समय। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं, तो ये चीज़ें हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। चलिए ठीक है, अब आते हैं कुछ बातें करते हैं, ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा हूँ मैं। अब हम ग्राफिकल को और न्यूमेरिकल को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। हम सबको पता है कि इस क्वाड्रेंट पे हम जो भी लिखेंगे वो प्लस कॉमा प्लस होगी, इस क्वाड्रेंट पे हम जो भी लिखेंगे वो क्या होगी, हमारी माइनस कॉमा प्लस होगी। ठीक है, इस क्वाड्रेंट पे हम जो भी लिखेंगे वो क्या हो जाएगी, हमारी माइनस कॉमा माइनस होगी, इस एक्सिस पे हम जो लिखेंगे प्लस कॉमा माइनस हो जाएगी। ठीक है, वैसे तो हम अभी किस पर बात कर रहे हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे, है ना, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम देख रहे हैं वो 1D 2D और 3D हो सकता है, लेकिन अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वो केवल 1D और 2D पर होगी, क्योंकि 3D के लिए मुझे तीसरा भी एक्सिस लगेगा, जो कि मेरे पास अभी है क्या यहाँ पे प्लॉटेड नहीं। तो मैं 1D और 2D वेक्टर्स को यहाँ रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। चलिए आइए, अब मान लीजिए कि मुझे बोला गया कि आपको कोई वेक्टर ए आई कैप रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, और मुझे बोला गया कि मेरे पास कोई वेक्टर है बी, उसे भी मुझे रिप्रेजेंट करना है, और मेरी वेक्टर बी जो है वो मेरी 2i कैप प्लस 3j कैप है। उसी प्रकार मेरे को कोई वेक्टर सी भी रिप्रेजेंट करना है जो कि 2i कैप माइनस 3j कैप है। उसी प्रकार वेक्टर डी मेरे पास है जो कि मुझे उसको भी रिप्रेजेंट करना है, जो कि कोई माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप है। इस तरीके से मुझे 4 वेक्टर दिए गए, है ना, कौन से फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में, जिसे मुझे किस में बदलना है, ग्राफिकल फॉर्म में। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम क्या कर रहे हैं, हम न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन को
न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। ओके, ठीक है, चलिए अब बात समझिएगा। तो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, और उसी प्रकार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी आइडिया लगाया जा सकता है कि न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन जब वेक्टर का होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, निगेटिव होंगे, क्या होंगे। ठीक है, चलिए आइए, अब अगर मुझे बोला जा रहा है कि ये कोई वेक्टर ए है जो कि आई कैप है, मुझे डिनोट करनी, तो बेटा इसमें जे है क्या, नहीं है, उसमें केवल आई है। तो केवल आई है तो मैं उसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि कोई वेक्टर ए इस तरीके से है। ठीक है, पैरेलल शिफ्टिंग करते हुए मैं उसे यहाँ 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 कहीं भी लगा लूँगा, लेकिन उसका एरो का हेड जो होगा वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ही जा रहा होगा। बाकी पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स के जरिए हम उसको कहीं भी लगा सकते हैं। ये क्या होता है पैरेलल शिफ्टिंग, मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। ठीक है, बात समझिएगा। तो ये ए वेक्टर में आप ए वेक्टर को यहाँ भी लगा सकते हैं, है ना, इस जगह पे भी आप उसको डिनोट कर सकते हैं, कहीं भी आप उसको डिनोट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली, अब वेक्टर बी को डिनोट करना है, वेक्टर बी क्या दिखाई दे रहा है, 2i कैप प्लस 3j कैप, क्या उसका एक्स वाला पार्ट भी आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और वाई वाला पार्ट भी आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है ना, जैसा कि आपको देख पा रहे होंगे। तो आप उस जगह उसको कहाँ डिनोट करेंगे, यहाँ कहीं डिनोट करेंगे। तो इस तरीके से मेरा वेक्टर बी भी डिनोट हो गया, है ना। चाहे तो आप यहाँ बना सकते हैं, यहाँ 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 कहीं भी इसको पैरेलल शिफ्टिंग इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका वेक्टर ए हो गया, ये आपका वेक्टर बी हो गया। अब आपको वेक्टर सी नोट करना है। अच्छा, वेक्टर बी को यहाँ भी लगा सकते हैं ना, सब पीछे लगाते हुए ऐसा करके, लेकिन एरो का जो हेड होगा वो उस तरीके से जा रहा होगा जिसके दोनों कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2i है और यहाँ पे 3j है, प्लस 2i और प्लस 3j, इसलिए उसके एरो हेड इस तरीके से जा रहा है। अब वेक्टर सी की बात करते हैं। वेक्टर सी क्या आ रहा है, एक्स वाला हिस्सा आपका पॉजिटिव आ रहा है, पर वाई वाला हिस्सा आपका कौन सा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो 2i कैप माइनस 3j कैप, ऐसा कुछ आ रहा है। अब इसके लिए भी बात करते हैं कि ये क्या बता रहा हूँ, किस दिशा में जा रहा होगा। तो x उसका पॉजिटिव है और y उसका कैसा है, निगेटिव है। तो x उसका पॉजिटिव, y उसका निगेटिव, और उस समय आप ऐसा कुछ डिनोट कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन आपकी कन्वर्ट हो सकती है, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट हो सकती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन का आइडिया लगाया जा सकता है। ये बेसिक चीज़ें। अच्छा, उसी प्रकार डी वेक्टर भी डिनोट करना है, तो डी वेक्टर आपका कुछ ऐसा डिनोट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा, है ना, कि आप कभी भी न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बस जनरल है, जो बेसिक है, जो कि हमें पता होना चाहिए। इसका यूज़ आपको आगे पड़ेगा जब हम मोशन इन अ प्लेन वगैरह वगैरह जब पढ़ रहे होंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी। इससे हमारा बहुत सारा क्वेश्चन बहुत ट्रिकी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, बट इसका आइडिया होना चाहिए। रेन वगैरह के प्रॉब्लम होंगे, प्रोजेक्टाइल वगैरह के प्रॉब्लम होंगे, तो उस जगह पे ये हमें बहुत हेल्प करेगा ये सारा चीज़। तो इसलिए हम इसको आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज़ थी, नोट कर लीजिए, फिर आगे चले। तो बेसिकली हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स पे। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर्स को कितने तरीके से और किस भाग में क्लासिफाई किया गया है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर, तो क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर में टोटल 13-14 क्लासिफिकेशन बनाए गए हैं। तो उन सारे क्लासिफिकेशंस को बहुत अच्छे से रीड आउट करना है, समझना है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आपको समझना होगा यूनिट वेक्टर। आपको सबसे पहले जो समझना होगा वो क्या समझना होगा, यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर। ठीक, अच्छा, दूसरा जो आपको समझना होगा, तीसरा जो आपको समझना होगा, चौथा जो समझना होगा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, इस तरीके से आपको समझना होगा। तो पहले आओ भाई नाम लिख लेते हैं सबके बढ़िया से, है ना। तो यूनिट वेक्टर समझना होगा। ठीक, अच्छा, पॉजिटिव वेक्टर क्या होता है ये समझना होगा, है ना। हाँ, निगेटिव वेक्टर क्या होगा ये भी आपको समझना होगा। ठीक, आपको और क्या समझना होगा आपको, है ना, यूनिट वेक्टर, पॉजिटिव वेक्टर, निगेटिव वेक्टर, और आपको क्या समझना होगा, नल वेक्टर आपको समझना होगा। ठीक है, अच्छा, फिर आपको क्या समझना होगा, पैरेलल वेक्टर क्या होता है ये समझना होगा। ठीक है, फिर क्या समझना होगा, इक्वल वेक्टर क्या होते हैं ये भी आपको समझना होगा। फिर आपको ये भी समझना होगा कि एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है ना। फिर आपको ये समझना होगा कि अपोजिट वेक्टर क्या होता है। ठीक है, फिर आपको क्या समझना होगा, आपको कोइनिशियल वेक्टर क्या होते हैं ये आपको समझना होगा। कोइनिशियल वेक्टर्स को कॉनकरेंट वेक्टर्स भी बोलते हैं, ये भी आपको समझना होगा। ठीक है,
तो ये आपको छोटी छोटी चीज़ें समझनी होंगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या ख़त्म हो गया हमारा क्लासिफिकेशन? नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी और भी बचे हुए हैं। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन 10th नंबर का क्लासिफिकेशन 11th 12th 13, ठीक है। तो ये हमें समझना होगा। तो कोइनिशियल कॉन्करेंट है ना, उसके बाद क्या समझना होगा? कोलिनियर वेक्टर भी समझना होगा, है ना। कोलिनियर वेक्टर, फिर नॉन कोलिनियर वेक्टर, है ना, नॉन कोलिनियर वेक्टर। अच्छा, और फिर क्या समझना होगा? कोप्लेनर वेक्टर समझना होगा, है ना, कोप्लेनर वेक्टर। फिर आपको क्या समझना होगा? नॉन कोप्लेनर वेक्टर समझना होगा, है ना, ठीक। और उसके बाद आपने को और क्या समझना होगा? आपने को और भी समझना होगा, है ना, ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होते हैं, ये भी आपको समझना होगा कि ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली ये 14 टाइप्स के क्लासिफिकेशन है वेक्टर के, जो कि हमें बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, है ना। इसी के जरिए पूरा फिजिक्स का बेसिक चलता है। जो भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होते हैं वो इसी के जरिए पूरा एक्ट करते हैं, और इसको हमें बहुत अच्छे से रीड आउट करना है और बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक। तो बेसिकली अब हम स्टार्ट करते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर बेसिकली, है ना, यूनिट वेक्टर के ऊपर बातें करते हैं। यूनिट वेक्टर के ऊपर सबसे पहली बात यह है बेटा कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो 1 होता है। इसको हम आगे प्रूफ भी करेंगे कि कैसे 1 होता है। फिलहाल आपको याद रखना है कि मैग्नीट्यूड कितना होता है इसका, 1 होता है। आगे चल के प्रूफ कर लेंगे कि कैसे 1 होता है, ठीक है। इसका काम क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि इसका वर्क क्या है, ये क्या काम करता है ना। तो इसका काम है बेटा डायरेक्शन दिलाना, ठीक है। ये आपको डायरेक्शन दिलाता है, आपके सारे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को ये क्या करता है, ये डायरेक्शन दिलाने का काम करता है। तो यूनिट वेक्टर को काम है डायरेक्शन दिलाना, ठीक है। तीसरा चीज़ क्या है, कैसे डिनोट करते हैं, तो कैप लगा के इसको डिनोट करते हैं, है ना। जैसे ए कैप, बी कैप, सी कैप, डी कैप, ऐसा इसका बेसिकली नोटेशन होता है कैप लगा कर, ठीक है। कई बार हम कैप नहीं लगाते हैं और हम रिप्रेजेंट भी कर देते हैं यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, अ यूनिट वेक्टर ए। तो ऐसे भी मैं एक स्टेटमेंट लिख के एक यूनिट वेक्टर को लिख सकता हूं, अ यूनिट वेक्टर ए। तो इसका भी मतलब यही है, ए कैप ही मतलब है। हालांकि हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं तो ए वेक्टर जो है, अब वो हम समझेंगे उसको ए कैप ही, लेकिन इस तरीके से भी मैं किसी यूनिट वेक्टर को बोल सकता हूं। लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा, अगर ये वेक्टर ए एक यूनिट वेक्टर है तो मुझे बोलना पड़ेगा अ यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। तो छोटी छोटी चीज़ें मुझसे बच्चे आते हैं, क्वेश्चन करते हैं, सर आपने बताया था कि वेक्टर को यूनिट वेक्टर तभी बोलेंगे जब उसके ऊपर कैप लगाएंगे, तो सर ऐसा तो ऐसे में कैसे होगा। तो बेटा उसने स्टेटमेंट भी तो लिखा है, उसका स्टेटमेंट भी तो देखो, अ यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, है ना। एक यूनिट वेक्टर है जो कि ए वेक्टर के रूप में लिखी गई है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यूनिट वेक्टर ही है, ठीक है। लेकिन अगर कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो उसके लिए मुझे सामने लिखना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा प्रॉब्लम में कि वो एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो प्रॉब्लम को फिजिक्स में बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत अच्छे से रीड करना है, बहुत अच्छे से समझना है। तो यूनिट वेक्टर का यूनिट वेक्टर के ऊपर पहली प्रॉपर्टी अगर बात करें तो मैग्नीट्यूड कितना आता है, 1। काम क्या पूछेगा तो डायरेक्शन दिलाना। बेसिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है बोलेंगे तो कैप लगाकर होता है, ए कैप, बी कैप, सी कैप, डी कैप, इस तरीके से। चौथी बात, अगर हम चाहें तो किसी भी वेक्टर को, यूनिट वेक्टर को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट या डिनोट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम करना चाहते हैं इस तरीके से रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर को, तो उसके सामने की स्टेटमेंट लगाना होगा कि दिस इज अ यूनिट वेक्टर या अ यूनिट वेक्टर, ऐसा एक ऐसा प्रेजेंटेशन देना होगा, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं, ठीक है। अच्छा, पांचवी चीज़ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यूनिट वेक्टर के ऊपर। पांचवी चीज़ क्या है, अगर मान लीजिए कि मैं किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है अपना। वो फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए, ए वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए। मतलब क्या है, वेक्टर का वेक्टर फॉर्म ऑफ वेक्टर डिवाइडेड बाय स्केलर फॉर्म ऑफ वेक्टर, दोनों का जो रेशियो होता है वही उसका यूनिट वेक्टर फॉर्म होता है। तो दिस इज यूनिट वेक्टर फॉर्म ऑफ वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर फॉर्म लिखना है तो कुछ नहीं करना है, अपन को वेक्टर फॉर्म ऑफ वेक्टर और डिवाइड बाय स्केलर फॉर्म ऑफ वेक्टर, दोनों का रेशियो ही आपका यूनिट वेक्टर बनता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें, हमको ये छोटी छोटी चीज़ें समझनी है। अब क्या करें, अगर अपन इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, सबसे बड़ा मल्टीप्लाई होता है दुनिया का,
है ना। तो ये इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। कई जगहों पे इसे ऐसे भी लिखा जाता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी थी ये छोटी सी चीज़ आपको समझनी। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि स्केलर फॉर्म ऑफ वेक्टर कांट बी निगेटिव, स्केलर फॉर्म ऑफ वेक्टर कांट बी निगेटिव, है ना। स्केलर फॉर्म ऑफ वेक्टर कांट बी निगेटिव। स्केलर फॉर्म ऑफ वेक्टर इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बेसिकली, ओके। स्केलर फॉर्म ऑफ वेक्टर कांट बी निगेटिव, इट्स मैग्नीट्यूड। सो ये कभी निगेटिव नहीं होता है ना, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था लेंथ ऑफ एरो, ये उसी चीज को समझा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जो लेंथ ऑफ एरो होती है वो निगेटिव नहीं होती, मैंने आपको बताया था। वही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड कांट बी निगेटिव। तो ये चीज आपकी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, कांट बी निगेटिव, ओके। लेकिन होता क्या चीज है सर निगेटिव, जिससे वेक्टर निगेटिव हो जाता है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये चीज होती है पॉजिटिव निगेटिव। यस, ये चीज होती है पॉजिटिव निगेटिव। कौन सी चीज? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के पॉजिटिव निगेटिव होने से इस वेक्टर में बदलाव आ जाता है। ये वेक्टर आपकी पॉजिटिव वेक्टर भी हो सकती है या नेगेटिव वेक्टर भी हो सकती है। तो पूरा खेल जो खेलता है वो कौन खेलता है? यूनिट वेक्टर खेलता है। पूरा खेल जो खेलता है वो कौन खेलता है? यूनिट वेक्टर खेलता है। यूनिट वेक्टर के इस कार्यक्रम से पूरा चीज बदल जाता है। तो अपन अगर बोलें कि यूनिट वेक्टर कितने टाइप के होते हैं, अगर अपन बोलें यूनिट वेक्टर कितने टाइप के होते हैं, तो यूनिट वेक्टर हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव यूनिट वेक्टर और एक हमारा होता है निगेटिव यूनिट वेक्टर, ठीक है। और अगर आपने इस जगह पे पॉजिटिव यूनिट वेक्टर यूज़ किया होता तो यही चीज़ आपको ऐसे दिखाई दे रही होती, और आपने अगर निगेटिव यूनिट वेक्टर चूज़ किया होता तो आपको यही चीज़ ऐसे दिखाई दे रही होती, जिसको बाद में हम ऐसा लिख लेते। तो इस छोटी सी चीज़ के कारण बच्चे को लगने लगता है कि ये माइनस तो आ गया है, सामने में यहाँ माइनस तो बैठा है, मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निगेटिव हो सकता है। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता है। निगेटिव हो सकता है जो बाद में लगा हुआ ए कैप आपको नज़र आ रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। तो बेसिकली आपका यूनिट वेक्टर जो है वो आपका पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है, जिसके कारण से पूरा वेक्टर फॉर्म आपका पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है। तो बेटा ये जो दो बातें हैं बहुत ज़रूरी है हर बच्चे को समझना, कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होता है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो एक लेंथ ऑफ एरो को रिप्रेजेंट करता है, और लेंथ ऑफ एरो जो है वो कभी निगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन यूनिट वेक्टर में भी पॉजिटिव में भी निगेटिव। तो यूनिट वेक्टर अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में अलाइंग है तो वो पॉजिटिव वेक्टर को क्रिएट करवाएंगी। अगर यूनिट वेक्टर निगेटिव डायरेक्शन में अलाइंग है तो वो निगेटिव वेक्टर्स को बनाएंगी। तो यूनिट वेक्टर में भी पॉजिटिव में भी निगेटिव। अब ये क्या चीज़ है ये भी आपको थोड़ा समझाते हैं। ओरिजिन का महत्व विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है, नोट कर ले उससे पहले। तो बेसिकली लास्ट अभी हमने थोड़ा देर पहले देखा कि हमने यूनिट वेक्टर को सीखा, यूनिट वेक्टर की चीज़ों को सीखा, है ना। लेकिन थोड़ा सा यूनिट वेक्टर के बारे में थोड़ी सी और चीज़ें जानकारी करते हैं, हासिल करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने देखा था कि यूनिट वेक्टर्स हमारे दो टाइप के थे, एक हमारा पॉजिटिव यूनिट वेक्टर था और एक हमारा नेगेटिव यूनिट वेक्टर था, है ना। छोटी छोटी चीजें हमने देखी थी। अब क्या होता है बेटा, प्रॉपर एक्सिस के लिए अपने अपने यूनिट वेक्टर बने हुए हैं, ठीक है। अगर कोई चीज को हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट करना है तो हम उसके लिए प्लस आई कैप यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? प्लस आई कैप। लेकिन अगर हमें निगेटिव एक्सिस के लिए यूज करना है तो हम माइनस आई कैप यूज करेंगे। उसी प्रकार y एक्सिस के लिए अपने प्रॉपर यूनिट वेक्टर है तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे? प्लस j कैप यूज करेंगे। बट नेगेटिव y एक्सिस के लिए हम क्या यूज करेंगे? माइनस j कैप यूज करेंगे। अगर हम z एक्सिस की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव z एक्सिस के लिए क्या यूज करेंगे? प्लस k कैप यूज करेंगे। लेकिन नेगेटिव z एक्सिस के लिए अगर हमको बोला जाए तो क्या यूज करेंगे? माइनस k कैप यूज करेंगे। तो बेसिकली इतने यूनिट वेक्टर्स हमेशा हमें साथ में लेके चलने हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ चैप्टर्स में हमें और भी नए यूनिट वेक्टर्स दिखाई देंगे, जैसे ER कैप, है ना, ET कैप, ऐसे भी यूनिट वेक्टर्स हमें दिखाई देंगे, ठीक है। तो ER कैप जो है वो रेडियल डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर होगा। जब कभी हम रेडियल डायरेक्शन की बात करेंगे तो रेडियल डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होगा ये, है ना। ET कैप टेंजेंशियल डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होगा, है ना। ये हमारा इस तरीके से, है ना, ठीक।
अब क्या होता है बेटा, बात याद रखना है कि आई कैप की अगर मैं मॉड की बात करूं तो वो 1 होता है, जे कैप की भी मॉड की बात करूं तो 1 होता है, ए आर कैप की भी मॉड की बात करूं तो 1 होता है। जितने भी ऐसे यूनिट वेक्टर्स होंगे उन सब का मैग्नीट्यूड 1 होता है, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, है ना। आगे चल के प्रूफ भी कर लेंगे कैसे होता है, जब रिजोल्यूशन पढ़ेंगे तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में आपको मैं प्रूफ करके बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल इतनी छोटी सी बात हमको समझनी थी, तो इतनी सी बात हमको समझ में आ गई। अब हम आगे चलते हैं, यूनिट वेक्टर्स के बारे में हमने चीजें सीख ली है ना, यूनिट वेक्टर्स के बारे में हमने चीजों को समझ लिया, काम क्या है, धाम क्या है, सब सीख लिया। अब आते हैं, हम बात करते हैं पॉजिटिव वेक्टर के बारे में, बात करते हैं पॉजिटिव वेक्टर के बारे में, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव वेक्टर, सपोज कि मैं बोल रहा हूं कोई वेक्टर ए है और वो वेक्टर ए 4i कैप है ना, कोई वेक्टर है ए वेक्टर, वो है 4i कैप। तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पर बात समझना है, मैंने जब यहाँ पर देखा तो ये मेरी पॉजिटिव एक्स एक्सिस हुई, ये मेरी क्या हुई, नेगेटिव एक्स एक्सिस हुई। तो मैं एक वेक्टर ऐसा ले रहा हूँ जिसका मैग्नीट्यूड 4 है और वो कौन से डायरेक्शन में अलाइन है, पॉजिटिव आई डायरेक्शन में अलाइन है। तो पॉजिटिव आई डायरेक्शन यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में अलाइन है। तो इस तरीके से इस वेक्टर को मैं यहाँ कहीं भी इस तरीके से मैं उसको लोकेट कर सकता हूँ। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये ए वेक्टर जो है वो कहीं भी लग सकता है, बट क्या क्या चीजें चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो ए वेक्टर है इसके लिए क्या क्या चीजें चेंज नहीं होनी चाहिए, चाहे आप कहीं भी इसको रिप्रेजेंट करें। हाँ, पहला है डायरेक्शन, ठीक, डायरेक्शन नॉट चेंज, बिना डायरेक्शन को चेंज किए आप ये चीज कहीं भी पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर ये जो था इसको पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ आप कहीं भी लगा सकते हैं। तो मैंने एक तरीके से इसका पैरेलल शिफ्टिंग भी आपको समझाया है। तो बात समझना है कि आपको क्या चेंज नहीं करना है, ए वेक्टर कहीं भी रिप्रेजेंट करो, डायरेक्शन नॉट चेंज, ठीक है। दूसरी चीज, मैग्नीट्यूड भी आपको चेंज नहीं करना है, मतलब लेंथ ऑफ एरो जो होगी वो सब जगह वही रहेगी, लेंथ ऑफ एरो विल नॉट बी चेंज, will not be चेंज नहीं होगा। जितने लेंथ का है वो उतने ही लेंथ का हर जगह होगा। अगर सपोज ये 1 सेंटीमीटर का है तो यहाँ भी वो 1 सेंटीमीटर का है, यहाँ अगर वो 1 सेंटीमीटर का है तो यहाँ भी वो 1 सेंटीमीटर का ही होगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि अपन को क्लियर होनी चाहिए। तो पॉजिटिव वेक्टर्स क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो पॉजिटिव डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, है ना। पॉजिटिव वेक्टर कौन से वेक्टर होते हैं, जो पॉजिटिव डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, उन्हें हम पॉजिटिव वेक्टर कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, पॉजिटिव वेक्टर जो होती है वो पॉजिटिव यूनिट वेक्टर कैरी करती है। ये बात समझ में आई, पॉजिटिव यूनिट वेक्टर कैरी करती है, ठीक है। हम चाहें तो उसको पैरेलल शिफ्टिंग करके कहीं भी अरेंज कर सकते हैं। तो पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स क्या होता है ये भी हम जानेंगे, पहले आप नोट कर लीजिए। तो पॉजिटिव वेक्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं निगेटिव वेक्टर के ऊपर, ठीक है। तो हम निगेटिव वेक्टर के ऊपर फोकस करते हैं, है ना, क्या है निगेटिव वेक्टर, ठीक है। तो बात समझना है कि निगेटिव वेक्टर्स क्या है। अब सेम वैसे ही सेम जैसे भी थोड़ी देर पहले बताया, ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा निगेटिव एक्स एक्सिस हो गया। तो मेरा निगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, तो अब मुझे बोला जा रहा है कि मेरा कोई वेक्टर है ए, वो वेक्टर मेरा -4i कैप है। कोई वेक्टर है मेरा ए जो कि -4i कैप है। तो क्या इसका मैग्नीट्यूड -4 है? नहीं, इसका मैग्नीट्यूड -4 नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड तो 4 ही है, पर ये कौन से डायरेक्शन में अलाइन है, निगेटिव डायरेक्शन में अलाइन है। तो इसके लिए ऐसा लिखेंगे, मैग्नीट्यूड को इस तरीके से लिखेंगे, जो माइनस था वो इसके साथ ले लेंगे, किसके साथ, यूनिट वेक्टर्स के साथ। तो अब हम अगर देखें कि हमारे ये वेक्टर्स किस डायरेक्शन में अलाइन है, तो ये वेक्टर हमारा निगेटिव डायरेक्शन में अलाइन है। तो इसी प्रकार यहाँ इस तरीके से आप इसे इस वेक्टर ए को इस तरीके से होता हुआ देखेंगे। इसका जो एरो हेड है वो किस ओर जा रहा है, निगेटिव एक्स डायरेक्शन की ओर जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि ये -i कैप चीजें यहाँ पर दर्शाई गई है। आप चाहे तो इसका भी पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग करके यहाँ इसको किसी भी आप जगह पे लगा सकते हैं। कुछ बच्चों के मन में ये ख्याल बनता है कि सर जब ये निगेटिव वेक्टर है तो इसके सामने आप माइनस क्यों नहीं लगाए। इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैंने उसे न्यूमेरिकल फॉर्म में ऐसा लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं इस चीज को पहले ही ऐसा रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, इसलिए मैंने नहीं लगाया। सिंपल बेसिक चीज, ठीक। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें बहुत जरूरी है समझना, ठीक है। अब कुछ फिजिक्स पे रिलेटेड बातें करते हैं, ठीक है। वेक्टर्स में फिजिक्स से रिलेटेड बातें करते हैं। मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं, बट फिजिक्स में यूज हो सकता है, फिजिक्स में जरूरत पड़ सकती है, उस बारे में बात करने जा रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए कि कोई ग्राउंड है,
ठीक है। मान लीजिए कि कोई ग्राउंड है, उस ग्राउंड में दो लड़के हैं, ठीक है, दो लड़के हैं, है ना, ग्राउंड है कोई, उस ग्राउंड में दो लड़के हैं, ठीक है, उस ग्राउंड में दो लड़के जो हैं वो सेम स्पीड से दौड़ते हैं, ठीक है, उस ग्राउंड में दो लड़के हैं वो सेम स्पीड से दौड़ते हैं, ठीक है। अब एक लड़का एज्यूम डायरेक्शन के पॉजिटिव डायरेक्शन में दौड़ रहा है और एक लड़का एज्यूम डायरेक्शन के नेगेटिव डायरेक्शन में दौड़ रहा है, ठीक है। अब ये लड़का भी 4 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है और ये लड़का भी 4 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, पर एक उधर दौड़ रहा है और एक इधर दौड़ रहा है। इनकी वेलोसिटी कैसे रिप्रेजेंट की जाएगी? तो बॉय वन की जो वेलोसिटी होगी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर हम बात करें तो वो 4i कैप मीटर पर सेकंड से रिप्रेजेंट की जाएगी, ठीक बात है। और v2 वेक्टर को अगर हम बोले तो 4 माइनस आई कैप मीटर पर सेकंड से रिप्रेजेंट की जाएगी, है ना, 4 माइनस आई कैप मीटर पर सेकंड, ये स्टैंडर्ड नोटेशन होता है। अब वो बुक में कई बार ऐसे देखने मिलता है जी। अब इसके ऊपर कई टीचर्स क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं, है ना, कौन सी वेलोसिटी बढ़ रही है, कौन सी वेलोसिटी घट रही है ना, इन दोनों में कौन सी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, कौन सी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है ना, ये सारा क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं। तो मैं आपको ये चीज समझा देता हूं पहले ही कि ना कोई वेलोसिटी बढ़ रही है ना ही कोई वेलोसिटी घट रही है ना। वेलोसिटी का माइनस साइन ये नहीं बताता है या प्लस साइन ये नहीं बताता है कि वेलोसिटी बढ़ रही है कि घट रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है कि घट रही है। लेकिन कुछ बच्चे जो कमजोर बच्चे होते हैं, जिन्हें ज्यादा आइडिया नहीं होता है, वो ये सोच लेते हैं कि ये वाली वेलोसिटी पॉजिटिव है इसलिए ये इंक्रीज हो रही है, ये वेलोसिटी निगेटिव है इसलिए डिक्रीज। ऐसा नहीं है, बात समझिएगा। वेलोसिटी का माइनस साइन बताता है डायरेक्शन ऑफ मोशन, वेलोसिटी का माइनस साइन, वेलोसिटी का साइन क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन। हालांकि ये चीज हम कहां बताएंगे आपको? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आज हम फिजिक्स के टीचर है क्या? नहीं, हम किसके टीचर है? मैथ्स के। तो मैथ्स के टीचर होने के नाते मेरा ये फर्ज होता है कि मैं आपको मैथमेटिक्स से चीजों को समझाऊं। आज फिजिक्स समझाने का दौर नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीजें जब मैथ से फिजिक्स में कन्वर्ट होंगी तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस आ जाते हैं जिनको बच्चे फॉलो नहीं करते और बाद में उनको प्रॉब्लम जाती है। तो वेलोसिटी का साइन क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या नहीं बताता? स्पीड इंक्रीज डिक्रीज। स्पीड इंक्रीज डिक्रीज नहीं बताता वेलोसिटी का साइन। वेलोसिटी का साइन स्पीड इंक्रीज डिक्रीज नहीं बताता। 5 बार बोल रहा हूं, नहीं बताता। तो ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी का साइन क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या नहीं बताता? स्पीड इंक्रीज डिक्रीज। स्पीड समझते ना, रफ्तार, किसी वस्तु की रफ्तार नहीं बताता वेलोसिटी का साइन। लेकिन कुछ बच्चे साइंस से वेलोसिटी को घटना बढ़ना समझ लेते हैं, जो कि बहुत ही निहायत ही घटिया सोच होती है। उसी प्रकार एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें, है ना, एक्सेलरेशन के साइन की बात करें, एक्सेलरेशन की साइन की बात करें, है ना, एक्सेलरेशन के साइन की बात करें। एक्सेलरेशन के साइन से भी लोग सोचने लगते हैं कि ये एक्सेलरेशन रफ्तार बढ़ाएगा, ये एक्सेलरेशन रफ्तार घटाएगा। ऐसा नहीं है। एक्सेलरेशन का साइन बताता है चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन। किसका? चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्शन। चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्शन, वेलोसिटी के डायरेक्शन, वेलोसिटी के चेंज होने का क्या डायरेक्शन है ये बताता है एक्सेलरेशन। ये नहीं बताता है कि किस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ऐसे कुछ भी नहीं। बात समझिएगा, आपको जब हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, जब आपको मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़ाना चालू करेंगे, पढ़ाना बताना शुरू करेंगे, तो स्पीड को हमको अगर जज करना है, किसी भी बॉडी के स्पीड को अगर हमें जज करना है, रफ्तार को अगर हमें जज करना है कि रफ्तार घट रही है कि बढ़ रही है, तो मुझे दो चीजों की जरूरत होगी। एक जरूरत होगी मुझे वेलोसिटी की और एक जरूरत होगी मुझे एक्सेलरेशन की। जब मेरे पास दोनों होंगे तब जाके मैं स्पीड पे कमेंट कर पाऊंगा किसी बॉडी के कि उसकी स्पीड घट रही है कि बढ़ रही है। उसके पहले मैं नहीं बता पाऊंगा। तो मुझे स्पीड को अगर समझाना है, स्पीड अप है या स्पीड डाउन है, रफ्तार बढ़ रही है, रफ्तार घट रही है, तो मुझे ये दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी, वेलोसिटी की भी एक्सेलरेशन की भी। मैं एक के साथ नहीं बता पाऊंगा। फिर से कह रहा हूं, एक के साथ जो बता ले वो जादूगर है। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज समझना है। वेलोसिटी का साइन क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन। और चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो बात समझना है, एक्सेलरेशन का साइन जो है, अगर एक्सेलरेशन में आपको साइन नजर आए तो उसका मतलब क्या है? अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन बता रहा है वो, कि वेलोसिटी का चेंज आएगा, वो किधर आएगा, क्या आ रहा है, इसका डायरेक्शन को उसका साइन बता रहा है करके। कई बार क्या होता है कि एक्सेलरेशन को कोई बच्चा देखा, वो -4i कैप मीटर पर सेकेंड देखा इस चीज को, वो सीधे कह देता है ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये रिटार्डेशन है। सोच अच्छी है खराब, मैं आपसे जानना चाहूंगा। कोई बच्चा इस एक्सेलरेशन को देखता है और कहता है कि ये -4i कैप मीटर पर सेकेंड है,
तो ये बच्चा इससे अगर इससे पूछूं, एक क्वेश्चन छोटा सा पूछूं, ये एक्सेलरेशन अगर किसी पार्टिकल में लग जाए तो उसकी रफ्तार को बढ़ाएगा या घटाएगा, यानी कि वो रिटार्ड करेगा पार्टिकल को या एक्सेलरेट करेगा, तो उस बच्चे का ये सोच होता है कि मैं क्या आंसर दूं। मैक्सिमम बच्चे 99% बच्चे बोलते हैं अगर ये एक्सेलरेशन किसी भी पार्टिकल के साथ लगेगा तो वो उसे रिटार्ड करेगा। ये निहायत ही घटिया सोच है, ये बहुत ही घटिया सोच है। इसी सोच को हम आपके मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ठीक करेंगे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में यही सोच को आपकी ठीक करेंगे और यही चीज आपको समझाएंगे। ना ही ये एक्सेलरेशन है, ना ही ये रिटार्डेशन है, ना ही ये एक्सेलरेशन है, ना ही ये रिटार्डेशन है। बात समझिएगा, ये पार्टिकल के साथ कुछ भी कर सकता है। ये पार्टिकल को एक्सेलरेट भी करा सकता है, रिटार्ड भी करा सकता है। यही चीज मैं बता रहा हूं, पार्टिकल की स्पीड और रफ्तार के लिए दोनों चाहिए, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों चाहिए। मतलब आपने पार्टिकल को किधर डायरेक्ट किया है, किधर मोशन दिया और किधर फोर्स लग रहा है उस पर, ये दोनों डायरेक्शन जब होंगे तब जाके पार्टिकल की स्पीड के ऊपर कमेंट किया जा सकता है। केवल अकेले एक्सेलरेशन से नहीं कमेंट किया जा सकता। तो ये एक्सेलरेशन कभी भी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन काउंट नहीं होगा। इट्स जस्ट सिंपली एक्सेलरेशन प्रोवाइड बाय द फोर्स, बट इट्स नॉट ऑलवेज एक्सेलरेशन, नॉट ऑलवेज रिटार्डेशन। ये सोच बहुत ही गलत है। ना ही एक्सेलरेशन है, ना ही रिटार्डेशन है। कभी भी किसी भी पार्टिकल को एक्सेलरेट तब किया जाएगा जब उसकी वेलोसिटी और उसका फोर्स या उसका एक्सेलरेशन दोनों पैरेलल हो या दोनों के बीच एक्यूट एंगल हो, तब वो उसकी रफ्तार को बढ़ाएगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ आ रहा है क्या? ये बहुत छोटी सी चीज है, बहुत क्रीम चीज है, लेकिन अभी आपको समझ नहीं आ रही। लेकिन आने वाले समय में आपको मैं प्रूफ करता हूं कि आपको ये समझ में आएगा कि क्यों मैं इस एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन नहीं बोल रहा हूं, बट इट्स जस्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इट्स प्रोवाइडेड बाय द फोर्स, इट्स एक्सेलरेशन। अगर इस डायरेक्शन में आप वेलोसिटी, अगर किसी पार्टिकल को इसी के डायरेक्शन में मोशन दे दें, इनिशियली वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में दे दें जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो ये ऐसा एक्सेलरेशन होगा जो स्पीड अप करेगा। लेकिन अगर इसके एंटी पैरेलल अगर आप वेलोसिटी रखें तो पार्टिकल की स्पीड डाउन होगी, तब जाके रिटार्डेशन बनेगा। इसीलिए मैं आपको बाकी सारे वेक्टर से अवगत कराऊंगा। तो ये छोटी सी चीज है, ये ना ही एक्सेलरेशन है और ना ही ये रिटार्डेशन है फिलहाल। इसके साथ जब वेलोसिटी आएगी तब जाके आप बता पाएंगे कि एक्सेलरेशन है कि ये रिटार्डेशन है। ये ना ही पार्टिकल की अभी स्पीड अप कर रही है, ना ही स्पीड डाउन कर रही है, क्योंकि वेलोसिटी का कोई कमेंट है क्या कहीं भी इसमें, इस फ्रेम में कहीं भी वेलोसिटी पे कमेंट किया क्या? नहीं। तो ये कुछ भी कर सकती है। ये सिर्फ इतना बताना चाह रही है कि कोई फोर्स किसी जगह पर एक्ट कर रहा है, वो आपके एज्यूम पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं एक्ट कर रहा है, वो आपके निगेटिव एज्यूम डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ये माइनस आई कैप सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि आपका एजम्पशंस डायरेक्शन में जहां पे आपने चीजें एज्यूम की हुई है, जहां पे आपका ओरिजिन है, उस पॉइंट पे जो आपने साइन कन्वेंशंस फॉलो किए या कुछ एजम्पशंस आपने की, वो निगेटिव डायरेक्शन ऑफ आई में काम कर रही है। दैट्स इट एंड नथिंग एल्स। उसी प्रकार यहां पर भी कुछ बच्चे वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही बोलते हैं, बहुत ही घटिया स्टेटमेंट। कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है भाई साहब। वेक्टर रिप्रेजेंट की गई है, वेक्टर मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव एंड मे बी जीरो। सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, अगर केवल एक्सेलरेशन दिखा के ऐसा पूछे कि एक्सेलरेशन है क्या, ये रिटार्डेशन है क्या, तो आप कहिए इट्स जस्ट अ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इट्स नॉट अ एक्सेलरेशन हियर, इट्स नॉट अ रिटार्डेशन हियर। एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन की बातें तब आती है जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों के बारे में प्रॉपर आइडिया हो, तब जाके स्पीड की बात आएगी। कई पार्टिकल की स्पीड अप हो रही है तो एक्सेलरेशन जो वहां एक्ट कर रहा है वो यस इट्स एक्सेलरेशन। अगर किसी पार्टिकल की स्पीड डाउन हो रही तो इट्स अ रिटार्डेशन। ये छोटी सी चीज है, लेकिन इसे आप बार बार सुने, बार बार समझे और मोशन इन स्ट्रेट लाइन से आपको ताबड़तोड़ समझ में आएगा वो। बट अभी मैं फिजिक्स का टीचर हूं नहीं, मैं तो मैथ्स का हूं, तो मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। लेकिन एक छोटी सी बात आ गई थी तो मैंने बोला चलो थोड़ा सा एक जस्ट एन आइडिया दे दिया जाए। तो इट्स जस्ट एन आइडिया एंड नथिंग एल्स। एंड आगे नेक्स्ट वेक्टर्स पे हम जाते हैं और फिजिक्स के फंडामेंटल्स फिर सीखेंगे, ठीक है। चलिए आइए अब बात करते हैं नल वेक्टर की। हमारे पास 3 वेक्टर हो गए, अब हमारी बात है नल वेक्टर की, है ना। नल वेक्टर को मैं बेसिकली सलमान खान का नाम इसको मैं सलमान खान बोलता हूँ, है ना। ये सलमान खान है ये, ठीक है। क्यों है, काहे है, बताएंगे आपको। फिलहाल नल वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। नल वेक्टर की खास बात क्या होगा कि नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आपसे पूछा जाए कि क्या मैग्नीट्यूड है, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है बच्चों, 0, है ना। नल वेक्टर को और क्या नाम से जानते हैं बेटा, जीरो वेक्टर के नाम से जानते हैं। और क्या नाम से जानते हैं बेटा, आइडेम्पोटेंट वेक्टर भी इसे कहते हैं। चलिए
नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? 0। डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन, नल वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? कैमरामैन साहब, डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर, नो आंसर, ओके, इट्स आर्बिटरी कांस्टेंट। इसके लिए यू वर्ड यूज किया जाता है, आर्बिटरी कांस्टेंट, ओके, आर्बिटरी कांस्टेंट। आर्बिटरी मतलब तितर बितर, कांस्टेंट मतलब एक बार लिया तो निश्चित हो गया, समझ आया? आर्बिटरी मतलब तितर बितर, तितर बितर मतलब रैंडम, रैंडम, रैंडम। दूसरी चीज कांस्टेंट मतलब निश्चित। कहने का मतलब आपकी जिधर मर्जी आप उधर लीजिए, लेकिन एक बार जब आप ले लेंगे तो वो निश्चित दिशा में आ जाएगा। बाकी आपकी मर्जी, आपको जिस दिशा में लेनी है उस दिशा में आप नल वेक्टर को ले सकते हैं। इसीलिए मैंने उन्हें सलमान खान कहा, क्योंकि सलमान खान की एक मूवी थी जिसका नाम था वांटेड। सलमान खान बोलते थे उस पिक्चर में कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता, लेकिन हाँ वो कमिटमेंट किसी के लिए भी कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। तो वही चीज ये नल वेक्टर भी करता है, कहता है कि मैं किधर भी हो सकता हूं, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता हूं, लेकिन एक बार जिधर मैंने अपने आप को डायरेक्शन सेट कर दिया, जिस डायरेक्शन में मैंने सेट कर दिया अपने आप को, मैं उसी डायरेक्शन पे रहूंगा। तो अगर मुझे पूछा जाए कि नल वेक्टर के कितने डायरेक्शन है, तो इनफाइनाइट डायरेक्शन है। पर एक क्वेश्चन में कितने डायरेक्शन है बोले तो एक ही है, पर वो किसी भी दिशा में हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो नल वेक्टर के डायरेक्शन को ऑब्जर्वर अपने हिसाब से चूज करता है, अपने हिसाब से उसे एडजस्ट कर सकता है। तो एक क्वेश्चन में नल वेक्टर का एक ही डायरेक्शन होता है, पर अलग अलग कई क्वेश्चन में नल वेक्टर के कई अलग अलग डायरेक्शंस देखने को मिल सकते हैं। तो ये छोटी सी बात थी, समझाने की बहुत जरूरी थी। तीसरी बात, हालांकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, चलिए ये करा देता हूं। एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, है ना। लिखा क्या है कि ए मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर, है ना। मुझे कहा गया है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मॉड होता है वो मॉड ऑफ ए वेक्टर के इक्वल होता है। तो आपको पूछा जा रहा है कि बी वेक्टर नेसेसरली इंप्लाइज बी वेक्टर के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। बी वेक्टर के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आपको उसका 4 ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन खोजना है जो वो नेसेसरली एम्प्लाई करता हो। नेसेसरली एम्प्लाई करता होगा मतलब वो कंफर्म उसको फॉलो करता होगा, ऐसा आपको बी वेक्टर का आंसर चूज करना है। तो बी वेक्टर के लिए आपको चूज करना है, ठीक है। तो बी वेक्टर के लिए आपके ऑप्शंस कुछ इस तरीके से हैं। तो आपके पास में समय सीमा शुरू होती है, टेक अ मिनट। चलिए कोई बात नहीं, तो आंसर लगता है मुझे कि आप नहीं दे पाएंगे, आपका आंसर पहला आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए आइए बात करते हैं लेस देन बी क्यों होगा, ठीक है। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी वेक्टर अगर निगेटिव वेक्टर हो तो क्या हम उसे लेस देन 0 दिखा सकते हैं? 0 वेक्टर लेस देन 0 वेक्टर दिखा सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। हाँ, कोई वेक्टर अगर निगेटिव वेक्टर हो तो उसे 0 से छोटा बताया जा सकता है, 0 वेक्टर से छोटा बताया जा सकता है। तो बेसिकली एक तो मैं उसमें 0 वेक्टर प्लेस करता हूं, तो ये चीज वापस बन जाएगी मेरी। तो एक तो ये हो गया कि हाँ भाई बी वेक्टर को अगर आप 0 वेक्टर लो तो आपका काम बन सकता है। दूसरी बात, अगर आप बी वेक्टर को सोचो -2a वेक्टर ले लें, बी वेक्टर को अगर आप -2a वेक्टर ले लें तो a वेक्टर प्लस ऑफ -2a वेक्टर इज इन मॉड, सो दैट्स व्हाई वी कैन ऑब्टेन अ माइनस ऑफ वेक्टर a। क्योंकि जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो ये a वेक्टर है और ये -2a वेक्टर है, तो a वेक्टर और -2a वेक्टर को सॉल्व करके क्या मिलेगा मुझे? -a वेक्टर। और इसके चारों तरफ क्या लगा हुआ है? मॉड लगा हुआ है। मॉड लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? रास्ता बंद है, मतलब केवल मैग्नीट्यूड बताना। तो क्या मैं इसे मॉड वेक्टर a का भी तो लिख सकता हूं? तो हाँ बिल्कुल, वेक्टर b के 2 वैल्यूज हो गए। एक हो गया आपका वेक्टर b का एक वैल्यू हो गया 0 वेक्टर, और वेक्टर b का एक वैल्यू क्या हो गया? -2a वेक्टर। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूं तो लेस देन 0 वेक्टर इज द आंसर। अच्छा, बात करें डायरेक्शंस की, सपोज कि दिस इज वेक्टर a। अब मैं चाहूं तो 0 वेक्टर को ऐसा भी ले सकता हूं, और मैं बात करूं ये है वेक्टर a, तो मैं -2a वेक्टर को ऐसा भी ले सकता हूं। और इस तरह से
आपकी जो बी वेक्टर है वो डायरेक्शन को भी आपके सेटिस्फाई करने लगी, तो नेसेसरली एम्प्लाइज हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा कि बी वेक्टर की वैल्यू निगेटिव वेक्टर या जीरो वेक्टर है यहाँ पे, पर पॉजिटिव वेक्टर नहीं है यहाँ पे। तो बेटा तो बहुत ज़रूरी है, नल वेक्टर के बारे में डिस्कशन चल रहा था, है ना, वो आगे भी चलते रहना चाहिए, है ना, भीड़ बढ़ते रहना चाहिए, ठीक। तो नल वेक्टर की बात चल रही थी, तो नल वेक्टर बगीचे में खिला हुआ फूल नहीं होता है ना, नल वेक्टर बगीचे में खिला हुआ फूल नहीं होता है, इसे हमें फूल बनाना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि हमें इसे क्रिएट करना पड़ता है। मेरी बात समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। नल वेक्टर कोई मतलब ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं है कि वो हमें मतलब मिल ही जाएगी, मिल रही है, इस टाइप का नहीं है, उसे हमें क्रिएट करना पड़ता है। तो नल वेक्टर बेसिकली क्रिएट किए जाते हैं, है ना। तो हाउ टू मेक अ नल वेक्टर, अब क्रिएट करते तो हाउ टू मेक अ नल वेक्टर, हम कैसे नल वेक्टर का निर्माण करें। क्वेश्चन हमारे सामने ये उत्पन्न हो बैठा है ना, ये क्वेश्चन हमारे सामने उत्पन्न हो बैठा है, निर्माण कार्य पूछा जा रहा है हमसे, किसका, शून्य सदिश नल वेक्टर का। तो नल वेक्टर का निर्माण कैसे होगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो भाई कैसे होगा, चलिए तो ऐसे होगा बेटा कि अगर हमारे पास में मान लीजिए एक वेक्टर है ए, है ना, और हमारे पास एक और वेक्टर है जो कि उतना ही लंबा है और अपोजिट डायरेक्शन में, और वो है माइनस ए। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें, अगर हम इन दोनों को क्या कर लें, ऐड कर लें, तो हमारे पास क्रिएट हो जाएगा नल वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस ए वेक्टर क्रिएट्स अ नल वेक्टर। पहला, तो कैसे क्रिएट करोगे सर नल वेक्टर, तो एक पॉजिटिव वेक्टर और एक उसका निगेटिव वेक्टर, सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, एड अप, रिजल्ट विल बी नल वेक्टर। तो ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो 4i कैप और माइनस 4i कैप नल वेक्टर बना सकती है क्या, हाँ 4i कैप और माइनस 4i कैप नल वेक्टर बना सकती है, पर 4i कैप माइनस 3i कैप नल वेक्टर बना सकती है क्या, नहीं। तो ये छोटी छोटी चीजें जिनको ध्यान रखनी है, ठीक। तो पहला तरीका क्या है, ये तरीका है ना। पहला तरीका ये है कि आप एक पॉजिटिव वेक्टर उठाइए और उसी मैग्नीट्यूड का क्या उठाइए, निगेटिव वेक्टर। इसको हम आगे चल के अपोजिट वेक्टर भी बोलेंगे, दे आर अपोजिट वेक्टर, है ना। हालांकि अभी मैं उनके क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाया नहीं हूं, तो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। खैर, तो पहला तरीका क्या है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव यानी अपोजिट वेक्टर लीजिए, उसको ऐड कर दीजिए, अपोजिट वेक्टर को ऐड अप करने से रिजल्ट जो आएगी आपकी, वो आपकी नल वेक्टर आ जाएगी। दूसरा तरीका क्या है, स्केलार वैल्यू, स्केलार वैल्यू शून्य अगर आप किसी भी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई में लाएं, है ना, तो अगर आप कोई स्केलार वैल्यू मल्टीप्लाई करा दें किसी भी वेक्टर के साथ, तो वो उसका बेड़ा गर्क कर देती है, बेड़ा गर्क कर देती है। कहने का मतलब अगर मेरे पास मान लीजिए एक वेक्टर आई है जो कि है आपकी 4i कैप, है ना, अगर मैं कोई शून्य संख्या इस वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो वो उस पूरे को क्या बना देती है, नल वेक्टर। तो पहला तरीका आपको समझ आया, और दूसरा तरीका भी उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा कि आप एक स्केलार संख्या शून्य अगर किसी भी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई में ले जाएं तो मल्टीप्लाई होने से वहाँ पर जो वेक्टर क्रिएट होगा वो एक नल वेक्टर क्रिएट होगा। तो दो तरीके हैं नल वेक्टर क्रिएट करने के, पहला आपने देखा, दूसरा यहाँ पर भी आपने देखा। तो स्केलार वैल्यू शून्य मल्टीप्लाई करते ही आपका जो वेक्टर है वो नल वेक्टर बन जाएगा। तो बहुत ज़रूरी था यहाँ पे, है ना, चीज़ों को समझना, ठीक है। तो इस तरीके से नल वेक्टर आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग पैरेलल वेक्टर के ऊपर, ओके। पैरेलल वेक्टर के ऊपर बहुत ज़रूरी है पैरेलल वेक्टर समझना, ठीक है। पैरेलल वेक्टर, फिर इक्वल वेक्टर, ये सारी चीज़ें हमको बाय लाइन बाय लाइन समझते हुए चलना है, ठीक है। तो किसकी बारी है, पैरेलल वेक्टर, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर क्या होता है, बात समझिएगा। मान लीजिए मेरे पास इस तरीके से दो वेक्टर है, एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का मॉड जो है वो इक्वल नहीं है, लेंथ इक्वल नहीं है, आप एरो के साइज देख सकते हैं, पर क्या डायरेक्शन दोनों का सेम है, यस। तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट, मैग्नीट्यूड डिफरेंट पर डायरेक्शन सेम, ठीक है। डायरेक्शन दोनों का क्या है, सेम। कैसे पता चला, एरो देखिए दोनों का पैरेलल एरो है, तो डायरेक्शन दोनों का सेम है। तो इस सिचुएशन में अगर हमको पूछा जाए तो यहाँ क्या हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि दिस वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट,
डायरेक्शन सेम। कितना एंगल है अगर दोनों वेक्टर के बीच पूछा जाए तो ये 0 डिग्री का एंगल दर्शा रही है। ये एंगल कैसे निकालते हैं आपको बताएंगे आगे, जब हम आपको लॉज ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ाएंगे। इसको कंप्लीट करते हुए आगे के चैप्टर में जाएंगे, लॉज ऑफ पैरेललोग्राम आपको आगे के टॉपिक में जाएंगे, लॉज ऑफ पैरेललोग्राम आपको पढ़ाएंगे, तब हम आपको बताएंगे कि ये एंगल को फाइंड कैसे करते हैं। ये जो एंगल की बात चल रही है इसको फाइंड कैसे किया जाता है ये आपको आगे बताएंगे। पैरेलल वेक्टर समझ आया सभी को? उम्मीद करता हूं आया भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इक्वल वेक्टर। अगर हम इक्वल वेक्टर, दो वेक्टर को अगर हम इक्वल वेक्टर कह रहे हैं, तो अगर ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है, तो अगर हमें दो वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर कहना है तो उसके लिए जरूरी है कि उसके मॉड भी इक्वल हो, यानी उनकी लेंथ ऑफ एरो भी सेम हो। तो कोई भी दो वेक्टर्स अगर इक्वल वेक्टर हैं तो उनके लिए क्या जरूरी है? तो उनके लिए जरूरी है कि मैग्नीट्यूड उनके क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। डायरेक्शन भी उनके क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। एंगल बिटवीन देम इज व्हाट? 0 डिग्री। यस, ये एंगल होता है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत जरूरी बातें मैं कहने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ कि जितने भी इक्वल वेक्टर होते हैं वो पैरेलल वेक्टर होते हैं, पर पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर हो ये जरूरी नहीं है। जितने भी इक्वल वेक्टर होते हैं वो पैरेलल वेक्टर होते हैं, पर पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर हो ये जरूरी नहीं है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि क्या हमें ग्राफिकली चीजें रिप्रेजेंट की गई है, क्या हमें चीजें न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट की गई है। यस, यानी इज डिपेंड ऑन सिचुएशन। बट जितने भी इक्वल वेक्टर होते हैं वो पैरेलल वेक्टर होते हैं। क्यों? डायरेक्शन तो दोनों का सेम ही होता है ना। तो मैग्नीट्यूड अगर सेम हो गया बेसिकली तो वो इक्वल वेक्टर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड अगर डिफरेंट हो गया तो पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। तो जितने भी इक्वल वेक्टर है वो एटलीस्ट पैरेलल तो होते ही हैं, पर जितने पैरेलल वेक्टर्स होते हैं वो इक्वल वेक्टर होंगे ये जरूरी